नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का सॉल्व पेपर हल करेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले जो है 2015, 17 और 18 की जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का सॉल्व पेपर अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो आपको बता दें कि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा, क्यूजेज होगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। यानी कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी कोर्स का जो है वीडियो आप देख सकते हैं और आप अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय और किसी भी जगह आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्लास के बाद जो आपको क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं और कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स, यानी कि आपको प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई बैच है, बीईओ है, आरओ लेखपाल है, यूपी जेल वार्डर, टीजीटी पीजीटी है और मेनी मोर यूपी स्टेट एग्जाम कोर्सेज टू बी एडेड सून। और आपको बता दें कि आरओ का जो फाउंडेशन कोर्स है ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। और आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर का फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और यूपीपीएससी फाउंडेशन ये इंग्लिश मीडियम के लिए जो है बैच स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हैं। और इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको तैयारी करवाया जाएगा। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारे रेफरल कोड यूज नहीं करेंगे तो 1400 रुपये देना होगा। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का जो है वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी 1 मंथ का 1400 रुपये पड़ रहा है। यदि रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 1260 रुपये देना होगा। 3 मंथ का 3500 रुपये फीस है। रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 रुपये पड़ेगा। 6 मंथ का 5600 रुपये है। आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 5040 देना है। 1 साल का यानी कि 12 मंथ का 7000 रुपये है। रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 6300 रुपये ही देना है। 24 मंथ यानी कि 2 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 8400 रुपये फीस है। यानी कि रेफरल कोड यूज करने के बाद ये आपको 7560 रुपये में जो है ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये कोड जो है आप ज़रूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में जो पूछा गया पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था, यानी कि शुरू किया गया था कहाँ पर, तो यह राजस्थान में शुरू किया गया था। बी विकल्प सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को यह शुरू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है जनहित याचिका से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। न्यायिक सक्रियता इस बात को संदर्भित करती है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग मुखर और लागू होने से क्या इसका लाभ बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों और समाज को मिल पा रहा है कि नहीं। और इसके विपरीत न्यायिक समीक्षा को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसे आमतौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप में भी जाना जाता है न्यायिक सक्रियता को। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यदि पूछा जाए न्यायिक सक्रियता तो यह जनहित याचिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो यहाँ जो सही हो जाएगा ये विकल्प सही हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु संसद ने इसमें 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का में जोड़ा। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है तो 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो ये जो है याद रखिएगा, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और अंतिम यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे जोड़ा गया था। और चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। सहभागी लोकतंत्र यह पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक शामिल रूपों की जो है वकालत करता है और सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। और शक्तियों का केंद्रीकरण यह सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं, न कि किसी राष्ट्राध्यक्ष में। अर्थात इस लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ झील दिया गया है, दूसरी तरफ भारत के राज्य। तो सबसे पहला है सला झील। सला झील कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि ये का हो जाएगा दूसरा। और बी है हेफ्लांग झील। हेफ्लांग झील ये आपका असम में है, तो बी का हो जाएगा चौथा। और लोनार झील ये आप सबको पता होगा महाराष्ट्र में है, तो सी का हो जाएगा पहला। और उसके बाद है तलवारा झील, ये राजस्थान में है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 2, 4, 1, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 आप देख सकते हैं विकल्प सी यहाँ सही है। और छठवां प्रश्न है आपका, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, पद्मा के नाम से। गंगोत्री ग्लेशियर से यह उद्गमित होती हुई भारत की सबसे विशाल नदी गंगा फरक्का बैराज के पास 2 भागों में विभक्त हो जाती है। 2 भागों में यह विभक्त हो जाती है। दाएं भाग की सहायक नदी को हुगली के रूप में जाना जाता है, जबकि बाएं भाग अर्थात गंगा नदी के मुख्य भाग को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। तो यह है भूमध्य रेखा के उत्तर में, डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा या जिसे विषुवत रेखा कहते हैं के उत्तर में है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? तो यह आपका पनामा नहर, बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है। यह मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जो है जलयान नहर है जो कि पनामा में स्थित है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका जलप्रपात दिया गया, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका केटूर जलप्रपात ब्राज़ील, ये आपका सुमेलित नहीं है। केटूर जलप्रपात ये आपका गुयाना में है। कहाँ पर है? तो ये आपका गुयाना में है, ना कि ब्राज़ील में। बाकी जो है आप बी ऑप्शन दिया गया है, जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। चेम्बरलेन जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। गोगटा प्रपात ये आपका पेरू में है। बाकी सभी सुमेलित हैं, ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह आरबीआई का सहायक नहीं है। और तीसरा है, प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आईडीए से भी आता है। और आगे जो दिया गया है कि कूट इन कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो तीनों ही कथन जो है आपका सही है, डी विकल्प सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982,
ये जो है पूछा जाता है, डेट याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और इसे समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनुषंगीय आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने एवं उसका विनियमन करने के लिए किया गया है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक और भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में है। नाबार्ड को प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक तथा आईडीए एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ही कथन सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना है? तो ये जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का, वह था पंजाब। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब जो है भारत का प्रथम राज्य है जिसने राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया गया है उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई, ये जो है आपका सही है। निजीकरण, नई आर्थिक नीति, ये भी सही है। गरीबी आकलन, कैलोरी ग्राह्यता के आधार पर जो है किया जाता है, ये भी सही है। हरित क्रांति जो दिया गया है जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन, तो ये जो है आपका गलत है। भारत के संदर्भ में जो दिया गया है हरित, क्योंकि जो है यहाँ हरित क्रांति है, हरित क्रांति जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई क्रांति नहीं थी, अपितु यह कृषि क्षेत्रों में खाद्यान्नों की अधिक उपज के लिए चलाई गई क्रांति थी, जो कि 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई क्रांति को भूरी क्रांति के नाम से जो है जानते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका। सी ऑप्शन से हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का उपयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय एवं रंगभेद की नीति के विरुद्ध किया था। और स्वदेश लौटने के बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना पहला स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में जो है अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर किया, जो किसानों के हित में किया गया आंदोलन था। तो भारत में यदि पूछा जाए तो वह चंपारण सत्याग्रह, और जो है पहला वह दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। अगला जो क्वेश्चन आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया है? तो यह यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये उस समय का करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में हरे रंग के कवर को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, ने 1 स्टूडेंट 1 ट्री अभियान की शुरुआत की जो है किया था, जिसमें प्रत्येक छात्र को संस्थान में रहने के दौरान एक पौधे लगाने के लिए कहा गया। और इस पहल के तहत यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों के बागानों को वृक्षारोपण के लिए मुफ्त पौधे प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपति को जो है निर्देश दिया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध है? तो इनका संबंध जो है शतरंज से है। डी विकल्प सही हो जाएगा। द्रोणवल्ली हरिका एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जिसने जो है 2012 और 2015 और 2017 में महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने 3 कांस्य पदक जीते हैं, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो द्रोणवल्ली हरिका का संबंध किससे है? शतरंज से। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया था? तो ये जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय। हॉर्नबिल महोत्सव याद रखिएगा कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। और दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया था। तो ये विकल्प यहाँ सही है। ये जो याद रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। अगला जो क्वेश्चन आपका, वायुयान कार्य करता है? तो ये आपका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। वायुयान यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अश्यान या फिर असंपीड्य तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग जो है नियत रहता है। और वायुयान के पंख के ऊपर के तल पर वायु का वेग नीचे के तल
परिवेग की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण पंख के ऊपर के तल पर वायुदाब कम जबकि नीचे के तल पर अधिक हो जाता है और इसी दाबांतर के कारण जो है वायुयान को आवश्यक उत्थापन बल यानी कि लिफ्टिंग फोर्स मिलता है। तो यह आपका किस सिद्धांत पर वायुयान कार्य करता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो कौन सा है? तो वह है अणु। सी विकल्प सही है। यहाँ किसी पदार्थ का लघुत्तम कण परमाणु होता है किंतु परमाणु मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इस प्रकार किसी पदार्थ का लघुत्तम कण अणु होगा जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना होता है और मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में यह रह सकता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? तो ये आप सबको पता होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। बी विकल्प सही है यहाँ। यह 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। यह प्रोफेसर CB रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने वर्ष 1928 में कोलकाता में 28 फरवरी के दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो कि रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है और इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष 1930 में, याद रखिएगा, 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में मुख्य रूप से देखा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है उपस्थित होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन टमाटर ये आपका सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। इसमें लगभग 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिसमें जो है आपका मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल है पाया जाता है और इसमें साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और इसमें एस्कार्बिक अम्ल भी पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? तो यह है आपका जस्ता और तांबा। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। पीतल, जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनाई गई एक मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन, मूर्ति या फिर जो है पानी की टोटी और गहने बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात 1:5 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो ये आपका जो है मैथ से क्वेश्चन है। तो आप जो है इसे मान सकते हैं, माना जो दोनों संख्याएं हैं x और 1 को मान सकते हैं आप 5x। तो 1:5 है तो आप इसको x और 5x मान सकते हैं। तो x × 5x बराबर कितना है? 320 हो गया। अब जो है आपका x² बराबर 320/5 जो है हो जाएगा। उसके बाद x² बराबर कट जाएगा आपका कितने बार में? तो 64। x² बराबर 64 हो गया। x का मान निकल कर कितना आ जाएगा? 8 आ गया। तो पहली संख्या कितना हो गई? पहली संख्या आपका 8 हो गया और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? तो ये आपका 5x है तो 5 × 8, दूसरी संख्या 5 × 8 यानी कि 40। तो 40 हो गया। और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर निकाल लीजिए। 40 का स्क्वायर और माइनस जो है 8 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600 और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अंतर 1600 में से 64 आप माइनस कर देंगे, हो जाएगा 1536। कितना हो जाएगा? 1536। तो आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा 1536। अगला जो क्वेश्चन आपका, आकृति में वृत्त की PT एक स्पर्श रेखा तथा एक छेदक रेखा PAB इस प्रकार हैं कि PT बराबर 12 सेंटीमीटर यानी कि इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर यानी ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो PA की लंबाई यानी कि ये आपसे पूछा गया है PA की लंबाई कितना होगा। तो ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं आप। तो इसे जो है हल करेंगे प्रमेय से। तो PA मान लीजिए आप, PA पूछा गया है तो इसको हम मान लेंगे x। तो प्रमेय से हल करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा PT² बराबर हो जाएगा PA × PB। इस फार्मूले पे हम जो है रख देंगे तो आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ। तो PT आपको पता ही है दिया गया है 12 सेंटीमीटर।
तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ बराबर पी जो है पी आपको ज्ञात करना है, तो हम इसे x इंटू एक्स प्लस 7, क्योंकि ए बी का मान जो है दिया गया 7, तो इसलिए हम जो है x प्लस 7 कर देंगे यहाँ। उसके बाद जो है यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x बराबर हो जाएगा 144। इसे हम जो है इधर कर देंगे पक्षांतर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, x स्क्वायर प्लस 7x बराबर हो गया 144। तो x स्क्वायर प्लस 7x अब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 144 बराबर 0। ये जो है आपका समीकरण बन गया। अब जो है इसे हम हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसे हम जो है 144 को तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस जो है हो जाएगा आपका 16x माइनस 9x माइनस 144 बराबर 0 हो गया। तो अब x हो जाएगा x प्लस 16 एक ब्रैकेट में हो गया माइनस 9 और x प्लस 16 आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब x का मान जो है x प्लस 16 हो गया और x माइनस 9 बराबर हो गया 0 यहाँ। तो x प्लस 16 बराबर 0 हो गया, x प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16 जो कि यहाँ दिया नहीं गया है, और x बराबर माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर हो गया कितना 9 सेंटीमीटर। तो PA की लंबाई कितना निकल कर के आई तो 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। PA की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ये भी साथ दिया गया था आपका। PT का जो दिया गया था लंबाई वह 12 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन आपका, दो गोलों के आयतनों में 64 और 27 का अनुपात है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। तो जो है दोनों गोलों का आयतन, यानी कि गोले का आयतन आपको निकालना है, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर जो है दिया गया है 64 बटे 27। तो गोले का आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसी फार्मूले पे रख देंगे हम। तो 4/3 पाई आर क्यूब पहला गोला हो गया बटे दूसरा गोला 4/3 पाई आर क्यूब, ये दूसरा हो गया, मान लीजिए R2 कर दीजिए, बराबर जो है हो जाएगा आपका 64/27 हो गया। तो R1 सबसे पहले जो है R1 क्यूब बटा R2 क्यूब बराबर हो जाएगा 64/27। तो R1 और R2 का मान निकल कर आ गया, यानी कि 64 ये हो जाएगा किसका, तो 4 का क्यूब है, और 27 जो है ये 3 का क्यूब है। तो R1 और R2 का मान कितना निकल करके आया, तो 4/3। तो पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी तरह हम पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको पहला गोला हो गया, और दूसरा गोला पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए दूसरा हो गया। तो R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, R1 का मान आया था 4 और R2 का मान आया था 3, इसका जो है हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो पहला R1 का मान निकल कर आ जाएगा 16 और R2 का मान निकल के आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16/9। तो अनुपात जो होगा आपका 16:9 का होगा, 16:9, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है। तो यह है आपका अरहर, ये विकल्प सही हो जाएगा। उकठा बीमारी है अरहर की फसल को यह प्रभावित करती है, जिसमें पौधे की जो है संवहनी प्रणाली वह नष्ट हो जाती है। और उकठा बीमारी पौधे में प्रायः फ्यूजेरियम, ये जो है नाम याद रखिएगा, फ्यूजेरियम उडम नामक कवक द्वारा ये होता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा, उकठा बीमारी अरहर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अब आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, तो यह कहलाता है कटाई सूचकांक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
किसी फसल के तैयार हो जाने के बाद उसके जैविक उपज के लिए कटाई की गई सामग्री को थ्रेस किया जाता है, जिससे अनाज और जैविक पुष्प अलग अलग हो जाते हैं। आर्थिक यानी कि अनाज और जैविक उपजों के अनुपात को कटाई सूचकांक यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है। कटाई सूचकांक प्रतिशत जो होता है, कटाई सूचकांक प्रतिशत बराबर होता है अनाज उपज बटे जैविक उपज इंटू 100। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात क्या कहलाता है, तो यह कटाई सूचकांक कहलाता है। फार्मूला जो है याद रखिएगा, कटाई सूचकांक प्रतिशत बराबर होता है अनाज उपज बटे जैविक उपज इंटू 100। और अगला क्वेश्चन है, आधारी बीज पैदा किया जाता है, तो यह प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है। बी विकल्प से हो जाएगा। आधारी बीज या प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है, जो कि प्रजनक बीज प्रमाणित बीज के सभी वर्गों का मूल स्रोत है। प्रजनक बीज या आधारी का वंशज है, जिसके नियंत्रण में आधारी बीज पैदा किया जाता है, जो कि आनुवांशिक शुद्धता और विविधता की पहचान को बनाए रखता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ आधारी बीज प्रजनक बीज से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तो यह हुआ था लखनऊ में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं के द्वारा की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में ही संपन्न हुआ था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है आप यूपी PCS के एग्जाम में कि जो है भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 1936 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन चुने गए थे, तो NG रंगा चुने गए थे। और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, तो यह हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन में। सी ऑप्शन से हो जाएगा। वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। यह भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन दूर स्थित देश तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारत में मोहम्मद अली जौहर व शौकत अली जौहर नामक दो भाइयों ने किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका कि हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप कब प्रतिबिंबित हुआ था, तो ये खिलाफत आंदोलन में। तो ये था आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछे गए जो है सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।